Hello children, mostly this chapter I have completed. In this chapter I have completed these topics like meaning of retirement, new profit sharing ratio, gaining ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of reserves and accumulated profit and loss with the help of different types of numerical questions. So today again I will explain some other important question. So let's start the question. So question is X, Y, Z are partners sharing profits in the ratio 1 to 3. Z retired on 1st April 2018 and his capital after making all adjustments for reserves and profit on revaluation stand at 2,40,000. X and Y here agreed to pay him 3 lakh इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, जिसमें हमने कैलकुलेशन किया है कि जब फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर जो फर्म है उसको अब एक्सेस अमाउंट देती है, जो भी उसका क्लेम है, जितने भी एडजस्टमेंट, जितनी भी पेमेंट उसकी बन रही है फर्म के ऊपर, जो फर्म के ऊपर पेमेंट ड्यू हो रही है उससे ज़्यादा फर्म उसको पे करती है, जिसमें हमारी हिडन गुडविल भी इंक्लूड होती है और इन सबको सेटलमेंट करने के बाद फर्म उसको रिटायर कर देती है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशो 1 to 3 है। जेड जो है वो फर्म से रिटायर होना चाह रहा है ऑन 1st April 2018 एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, किस फर्म ने सारी एडजस्टमेंट उसकी कर दी है फॉर रिजर्व, जितने भी रिजर्व थे उनमें जितनी भी एडजस्टमेंट उसका रेशो था उनकी एडजस्टमेंट की गई, एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन, फर्म के पास प्रॉफिट भी था रिवैल्यूशन का, जिसको सबको एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म ने देखा कि उसकी 2,40,000 की क्या है, जो है एक अमाउंट ड्यू हो रही है फर्म के, इसका मतलब उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। एक्स एंड वाई आर हेयर अग्री टू पे हिम, लेकिन एक्स और वाई अग्री तैयार होते हैं कि हम उसको 3 लाख रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, कि जो उसका क्लेम है 2,40,000 का, उसके अगेंस्ट में हम उसको 3 लाख रुपीज़ एक्सेस अमाउंट पे करेंगे और उसको रिटायर होने की परमिशन दे देंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइड एज 1:3। तो यहाँ पर फॉर्म में बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, जो हम अब उसकी जो गुडविल है वो भी हम वहाँ पर उसको शेयर करेंगे। इफ़ द NPSR, और अगर यहाँ पर फॉर्म डिसाइड कर रही है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जेड, कि जेड के रिटायरमेंट होने के बाद फॉर्म का जो एक न्यू रेशो है वो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। सो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, रेशो है 1 to 3, टोटल रेशो इज 6। अब ये टोटल रेशो हुआ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जेड है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, तो हम इस तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं कि जेड जो है वो रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पर फर्म के जो जेड रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर, उसके जो क्लेम है 2,40,000 के क्लेम हो रहे हैं, किस पर, उसकी फर्म पर, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई दोनों ने मिलकर के उसको एक सेटलमेंट किया और एक्सेस अमाउंट दिया, कि एक्स और वाई मिलकर के उसको एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, उसके जितने भी उसका क्लेम है 2,40,000 का, लेकिन एक्स और वाई दोनों मिलकर के 3 लाख रुपीज़ उसको पेमेंट कर रहे हैं। कि अब इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसकी हिडन गुडविल भी इंक्लूड है, जिसके लिए वहाँ पर एक्सेस अमाउंट दी जा रही है, ठीक है। तो हमें उसी अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट करना है बाय द जनरल एंट्री। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन है 2018 का सेशन है और 1 अप्रैल की यहाँ पर बात हो रही है। जनरल एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 60,000। इसका मतलब अभी तक जो 60,000 की गुडविल थी वो एक्स और वाई के दोनों के डेबिट अकाउंट में डेबिट थी, जिसको अब दोनों मिलकर के जेड को पे कर रहे हैं 60,000 रुपीज़। नरेशन यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी, बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल
एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो 1:5। अब यहाँ पर 1:5 किस तरह से आया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NPS यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, और साथ ही साथ हमें 3 लाख रुपीज़ की जो अमाउंट फर्म पे कर रही है एक्सेस अमाउंट, उसमें जो गुडविल की अमाउंट है उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। हिडन गुडविल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल अमाउंट agreed to be paid in full settlement to Z, कि जो भी अमाउंट यहाँ पर अग्री हुए हैं X और Y देने के लिए, उसके फुल सेटलमेंट के लिए Z को, वो है उसकी अमाउंट 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर लेस Z के जो क्लेम है वो कितना है, यहाँ पर Z के जो कैपिटल है उसका क्लेम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है, 2,40,000। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट है 60,000, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी हिडन गुडविल है, जो भी अभी तक इसने फॉर्म में अपनी गुडविल को गेन किया है, ठीक है। सेकंड स्टेप हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना है, तो गेनिंग रेशो के लिए हमारे पास होना चाहिए न्यू रेशो। फॉर्म में न्यू रेशो गिवन है, फॉर्म में क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो इज़ 1:3। तो यहाँ पर न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो हमारे पास है 1:3 एंड ओल्ड रेशो। हमारे पास जब हम गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ओल्ड रेशो प्लस न्यू रेशो दोनों होने चाहिए। तो ओल्ड रेशो है यहाँ पर 1:2:3। इस तरह से एक्स ने कितना गेन किया उसके जाने के बाद ये हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 1/4, ये है 1/4 माइनस 1/6 XYZ, और ये है Z यहाँ से रिटायर हो रहा है, तो Z के जाने के बाद इसका जो 3 रेशो है ये भी इन दोनों के पास बट रहा है, ठीक है। ये दोनों इसको कैसे ले रहे हैं, 1:2 रेशो में बांट रहे हैं, 1/5 में बांट रहे हैं। 1/4, ये 1/4 हो गया, माइनस 1/6 इक्वल्स टू, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 माइनस 4/24 इक्वल्स टू 2/24। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो रेशो हमारे पास आया 1/12। तो x को गेन होगा z के जाने के बाद 1/12 रेशो का। इसी तरह से हम y का गेन निकालेंगे। y कितना गेन करेगा, y गेन करेगा 3/4 माइनस 2/6। ओल्ड रेशो है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो 1:2:3 इक्वल्स टू 6। न्यू रेशो है यहाँ पर 1:3 इक्वल्स टू 4। टोटल रेशो 4 और 6 है, तो 3/4 ये x y और z है, और यहाँ पर ये x और y है, ठीक है। तो 3/4 ये हो गया 3/4 माइनस 2/6 इक्वल्स टू 6 3 जा 18, 4 2 जा 8/6 4 जा 24 इक्वल्स टू 10/24, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/12। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारे पास एक गेनिंग रेशो कैलकुलेट हुआ है वो है x एंड y इज इक्वल टू 1:5। यहाँ ये 5 है और यहाँ पर पीछे इसका आया है 1, तो जो गेनिंग रेशो है वो है 1:5। तो इसी तरह से 1:5 में जो फर्म की गुडविल थी, जब ये एडमिट हुआ था पार्टनर इस फर्म में, तो इसने जो गुडविल 60,000 की इन दोनों पार्टनर फर्म को दी थी, उस टाइम पर इन दोनों ने इसकी गुडविल को आपस में बांटा। और जो भी गुडविल था उस टाइम पर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब एडमिशन फर्म में होता है तो जो भी पार्टनर गुडविल की अमाउंट को लेकर के आया, जितनी भी अमाउंट उसने ब्रॉड की फर्म में एडमिट होने के लिए, उतनी गुडविल को जो पार्टनर के एग्जिस्टिंग फर्म में जो पार्टनर हैं, जो करंट पार्टनर हैं, वो उसकी गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसके बाद वो उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि जब कोई पार्टनर हमारे साथ आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब उसके आने से हमें कहीं ना कहीं क्या होगा,
हमें नुकसान होगा, हमें उसके फेवर में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, हमें उसे भी कुछ देना पड़ेगा, तो उस टाइम पर हम सेक्रीफाइस करते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब कि उसके आने पर जो रिमेनिंग पार्टनर थे, जो कंटिन्यू पार्टनर थे, उन्होंने वहाँ पर सेक्रीफाइस किया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्म के जो क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 1:3, कि फर्म में जेड के रिटायरमेंट होने के बाद जो भी उसका रेशो है, 3 रेशो उसका है, जो कि आपस में एक्स और वाई क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, और जो उनका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। तो अभी उनके पास ये गेनिंग रेशो बन जाएगा। इसका मतलब इन फ्यूचर 60,000 की जब गुडविल फिर से क्रिएट होगी आफ्टर 1 ईयर, तो अब यहाँ पर एक्स और वाई उसको एक गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशो होगा हमारा 1:5। तो अभी उसके 1:5 को वो दे रहे हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, की एक्स के पास 10,000 थी, वाई के पास 50,000 थी, और जो अब क्या हुई, क्रेडिट जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की गई 60,000 रुपीज़, बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट, कि जो जेड की गुडविल का शेयर था, एडजस्ट कर दिया गया है इन गेनिंग रेशो 1:5, जिसका फ़ायदा अभी तक एक्स और वाई को था और इन फ्यूचर होगा। अभी वो उसकी गुडविल को उसको पे कर रहे हैं और उसको जाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए डेड ऑन 31st March 2018 and the balance sheet of the firm on that date was as under. Balance sheet of A, B and C as at 31st March 2018. These are the liabilities and these are the assets. On A death, it was found that patent were valueless. इसका मतलब है कि ए की डेथ के टाइम पर फर्म ने ये फाउंड किया कि जो भी उसके पास पेटेंट थे वो सब क्या है, वैल्यूलेस, उनकी अब कोई भी वैल्यू मार्केट में नहीं है। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000। यहाँ पर फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 30,000 है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, बैलेंस शीट बन रही है, 1 साल ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू डाउन कम हो चुकी है और अब उसकी वैल्यू है 24,000। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस 10,000। प्लांट जो है, प्लांट की वैल्यू 40,000 है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस 10,000, कि प्लांट की वैल्यू भी 10,000 कम हो चुकी है। एंड देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। इसका मतलब है कि 7,000 का किसी का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ड्यू है, जो फर्म ने अभी पे नहीं किया। फर्म ने ये वर्कमैन कंपनसेशन पे नहीं किया है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर, फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी ड्यू है। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई का 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों, वहाँ पर ए जो है वो फर्म में उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके डेथ के टाइम पर ये जो बैलेंस शीट यहाँ प्रिपेयर की गई है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स की शो की गई है अमाउंट, लेकिन जब ए की डेथ हुई तो वहाँ पर हमने कुछ चेंजेस पाए और यहाँ पर देखा कि हमारी एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ में क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहे हैं, जिनको एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि रीवैल्यूएशन एसेट्स से रिलेटेड या लायबिलिटी रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बताया कि ए की डेथ हो रही है और उसकी डेथ के टाइम पर फर्म के पास जो पेटेंट थे उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, फर्नीचर डाउन हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है 6,000 से, प्लांट ऑल्सो रिड्यूस 10,000, और एक लायबिलिटी 7,000 की ड्यू है फर्म के ऊपर, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ ए डेथ, कि यहाँ पर हमें इन सभी जो चेंजेस हुए हैं, जो एडजस्टमेंट हो रही है, इन एडजस्टमेंट के लिए हमें जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है एट द टाइम ऑफ ए डेथ, कि जब ए की डेथ हुई ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी है बाय द जनरल एंट्री, थ्रू द जनरल एंट्री। सो फर्स्ट जनरल एंट्री यहाँ पर बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब हमारे पास लॉस होगा तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000। 24,000 कैसे आया कि पेटेंट्स हमारे कितने हैं, पेटेंट्स
हमारे पेटेंट्स की वैल्यू है 8,000 रुपीज़। यहाँ पर पेटेंट के लिए कहा जा रहा है कि पेटेंट जो 8,000 के पेटेंट हमारे पास थे उसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसका मतलब वो अब आपके लिए बेकार है, लॉस है आपका। तो यहाँ पर पेटेंट्स 8,000। फर्नीचर यहाँ पर क्वेश्चन में 30,000 का है। यहाँ पर बताया कि फर्नीचर ऑलरेडी हमारा कितना है, 30,000 का बैलेंस शीट में था, लेकिन अब 24,000 का है, तो इसका मतलब 6,000 का हमें फर्नीचर पर भी लॉस हो रहा है। तो डिफरेंस वैल्यू जो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद प्लांट की वैल्यू हमारे पास है 40,000 रुपीज़, ऑलरेडी ये भी रिड्यूस हो चुका है 10,000, तो यहाँ पर प्लांट की वैल्यू भी 10,000 हो जाएगी। बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, बीइंग एसेट्स, इन सभी एसेट्स को रिवैल्यूड किया, मतलब फिर से चेक किया और हमने पाया कि इन सभी एसेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुकी है और जिसे हम रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि पेटेंट, फर्नीचर, प्लांट, इन तीनों से रिलेटेड जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके लिए हमने जनरल एंट्री प्रिपेयर की। अब यहाँ पर सेकंड एडजस्टमेंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी फर्म के ऊपर 7,000 की है, जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब हमें देखना है कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000, इसका मतलब कि फर्म में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैं वो 10,000 के हैं। फर्म के पास 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड जमा है, लेकिन जो क्लेम हो रहा है फर्म पर वो है 7,000 का। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना जमा है WCR में, 10,000। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने का क्लेम हो रहा है, 7,000 का। तो जो क्लेम कर रहा है उसके अकाउंट में 7,000 क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 3,000 का। तो 3,000 किसके पास जाएंगे, 3,000 जाएंगे जो फर्म में पार्टनर थे A, B और C। किस रेशो में जाएंगे, कोई रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,000 इंटू 1/3, तीनों के लिए इक्वल अमाउंट पे की जाएगी, जो कि हमारी बनेगी 1,000 रुपीज़। टू A कैपिटल अकाउंट 1,000, टू B कैपिटल अकाउंट 1,000, टू C कैपिटल अकाउंट 1,000। ठीक है। बीइंग कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू क्लेम एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर नरेशन में बताया जा रहा है कि फर्म के पास जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, सबसे पहले फर्म ने जिसका क्लेम हो रहा है, जो क्लेम कर रहा है, हमने उसको 7,000 पे किया। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसको भी हमने तीनों पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि फर्म में कोई भी रेशो गिवन नहीं था। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन होता 1:3, सपोज कोई रेशो गिवन होता, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन उस रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन ऐसा कोई रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वहाँ पर इक्वल अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रिमेन अमाउंट थी वो इक्वल वहाँ पर बांट दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर A कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, B कैपिटल 8,000, C कैपिटल 8,000, टू रिवैल्यूशन अकाउंट 24,000। यहाँ पर जो सबसे पहले हमने रिवैल्यूशन के लिए एसेट्स जो हमारी रिवैल्यूट हो रही थी, डिक्रीज हुई जो हमारी एसेट्स रिवैल्यूशन में, इसका मतलब हमें लॉस हुआ 24,000 का, क्योंकि हमारे पेटेंट 8,000 के थे जिनकी वैल्यू ख़त्म हुई, तो हमारे ये लॉस हो गया। फर्नीचर हमारा 30,000 का था जिसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई, 6,000 का हमें इसमें लॉस हुआ। इसके बाद हमारे पास एक प्लांट था जिसकी वैल्यू 40,000 थी, लेकिन प्लांट भी रिड्यूस हुआ 10,000 से, तो 10,000 का लॉस हमें यहाँ पर हुआ। तो टोटल रिवैल्यूशन, जब हमने सारी एसेट्स की रिवैल्यूशन किया, उनको रिवैल्यूएट किया, उनकी वैल्यू को चेक किया फिर से, तो हमने पाया कि वहाँ पर 24,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस, क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग हो रहा है, और हमें जो अब हमारे पास रिवैल्यूशन अमाउंट आएगी, जो रिवैल्यूशन की अमाउंट हमारे पास होगी, उससे हम अपनी फर्म की क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे। तो वहाँ पर जब हम अगर ओपनिंग करेंगे अब इन एसेट्स की, तो हमारे पास जो पेटेंट्स है वो कितने का कैलकुलेट होगा, 24,000 का। फर्नीचर जो है वो हमारा वहाँ पर काउंट किया जाएगा 24,000 का। जो वैल्यू अब हमारे पास है उस वैल्यू को हम ओपनिंग करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तो जो हमें यहाँ पर लॉस हुआ वो था 24,000 का। अब इस लॉस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पार्टनर्स।
अगर प्रॉफिट फर्म के हैं और वो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, तो इसी तरह से अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं तो वो लॉस कैसे कहाँ जाएंगे, वो भी लॉस कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सी कैपिटल अकाउंट 8,000, to revaluation account 24,000, being loss on revaluation distributed among partners, कि जो भी रिवैल्यूशन के टाइम पर, जो भी एक की डेथ के टाइम पर जो एसेट्स थी उनको रिवैल्यूएट किया गया, और रिवैल्यूएट करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि 24,000 का, टोटल 24,000 का हमें इन सब एसेट्स पर लॉस हुआ। तो वो लॉस हम कहाँ पर बांट देंगे, तीनों पार्टनर्स उसके लिए क्या करेंगे, उस लॉस को सफ़र करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 8,000। तो 8,000 का तीनों के अकाउंट में हमने लॉस ट्रांसफ़र किया और ये रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री जो जनरल है वो है जनरल रिजर्व, कि इसके लिए जो एंट्रीज हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमें लगातार पूरी बैलेंस शीट को रीड करना पड़ेगा और बैलेंस शीट के हर एक स्टेप के लिए हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ी। जनरल रिजर्व 9,000 रुपीज़। अब यहाँ पर फर्म के पास जो जनरल रिजर्व है, क्योंकि फर्म में एक पार्टनर रिटायर हो गया है और दूसरी तरफ फर्म में जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है, तो फर्म में जो भी रिजर्व होंगे, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन होंगे, जो भी गुडविल होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, सारी चीज़ों को फर्म पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसके बाद एक नए जो एडजस्टमेंट है, जो अमाउंट है, उनसे ओपनिंग करेगी नए सेशन की। जनरल रिजर्व हमारे पास है 9,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखिए क्वेश्चन में गिवन है। जनरल रिजर्व हमारे पास 9,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है, जब प्रॉफिट और लॉस लिखा जाता है तो इसका मतलब ये भी हमारा लॉस होता है। जब कभी प्रॉफिट होगा, सिंगल प्रॉफिट वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, लेकिन जब फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये लॉस काउंट होगा। जनरल रिजर्व हमारे पास है 9,000 के, ऑलरेडी फर्म को लॉस हो रहा है 6,000 का, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल। तो टोटल यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, जनरल रिजर्व फर्म के पास 9,000 का है, लॉस भी है 6,000 का। तो फर्म ने तीनों को टोटल किया और तीनों को उनके रेशो से, इक्वल रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5,000 इनको मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूशन, कि जो रिवैल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो भी लॉस हो रहा है फर्म को, अगर यहाँ पर इसकी हम इंडिविजुअल भी हम जनरल एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंट्री, जहाँ पर हमने जनरल रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट या लॉस दोनों को टोटल किया और दोनों को इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम इसके लिए इंडिविजुअल सेपरेट जनरल एंट्री भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड है 9,000 रुपीज़। यहाँ लिखा है जनरल रिजर्व 9,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। तो हम इसकी अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। जनरल रिजर्व 9,000 टू ए कैपिटल, बी और सी। जनरल रिजर्व फर्म के पास 9,000 रुपये के थे, जिसमें तीनों को फर्म ने 3,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो पार्टनर्स का क्या हुआ, एक तरह का प्रॉफिट, कि जो भी रिजर्व उन्होंने फर्म में अभी तक जमा किया था वो रिजर्व फर्म ने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल। ठीक है, तो अब इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फर्म को लॉस हो रहा है 6,000 का, टू ए बी सी क्या हुआ 2,000 का, यहाँ पर इनको इक्वल बांट दिया गया। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, कि जो प्रॉफिट और लॉस में अमाउंट है 6,000 की, उसको भी फर्म ने 2,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखिए अब अगर इंडिविजुअल हम यहाँ पर देखें, 3,000 किसका है, ए का, 2,000 ए का, तो टोटल कितना हुआ 5,000। अब यहाँ पर मल्टीपल जनरल एंट्री प्रिपेयर की गई थी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000, 15,000 हुए टोटल, और तीनों को 5,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें एक उनका लॉस था और एक उनका रिजर्व था जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ था फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,000, बीइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट की जो एडजस्टमेंट है वो फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं आ रही है, इसीलिए हम अभी इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। सिर्फ हमें
इतनी ही जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरह की जनरल एंट्री सिंपल क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में करने हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में अब जो चैप्टर में क्वेश्चन है वो आने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। Question is XYZ partner ratio 1:3. Z retire and his capital after making all adjustment. Okay, already I have explained this chapter. So children, today I have explained the question with general entry and hidden goodwill question again. So you have you have to do in your these question in your notebook and prepare your chapters carefully, because these chapters are very important for your board exam. uh, you read these topics very carefully and much better. Okay, so take care, goodbye.